एक पुलिस वाले का बेटा जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, वो आखिर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक कैसे बन गया। आज हम कहानी जानेंगे दाऊद इब्राहिम की, एक ऐसा नाम जो आज जुर्म और दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। यही तो वो सवाल है जो आज भी हर किसी को चौंका देता है। कैसे एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा पहले तो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। चलिए जानते हैं इस अपराधी के बनने की पूरी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की मुंबई से। देखिए, ये कहानी एक गहरे विरोधाभास से शुरू होती है। एक तरफ थे दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर, मुंबई पुलिस के एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले हेड कांस्टेबल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वर्दी की इज्जत की। और दूसरी तरफ था उन्हीं का बेटा दाऊद, जो अंडरवर्ल्ड के लोकल डॉन को अपना हीरो मानता था और पूरी मुंबई पर राज करने के सपने देख रहा था। तो शुरुआत हुई डोंगरे की तंग गलियों से। छोटी मोटी चोरियां, दुकानदारों से हफ्ता वसूली, यहीं से दाऊद ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। जल्दी उसने बड़े खेल में उतरने का फैसला किया और उस वक्त के मुंबई के सबसे ताकतवर स्मगलिंग सिंडिकेट करीम लाला के पठान गैंग में शामिल हो गया। उसे काम मिला तस्करी के कीमती माल को पुलिस और दूसरे गैंग से बचाने का। लेकिन दाऊद किसी के नीचे काम करने के लिए नहीं बना था। उसकी नजरें तो हमेशा से सरताज बनने पर थी। और फिर एक घटना हुई, एक धोखा, जिसने उसे अपना खुद का साम्राज्य यानी डी कंपनी बनाने के रास्ते पर धकेल दिया। तो हुआ यूं कि पठान गैंग में उसे अपनी वफादारी और काबिलियत साबित करने का एक बड़ा मौका मिला। गैंग के आका करीम लाला के भांजे आलमजेब ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप किया था और फिरौती की एक मोटी रकम वसूल कर लाने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। फिरौती की रकम थी 2 लाख रुपए। अब सोचिए 70 के दशक में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और पैसों की इसी चमक ने दाऊद के मन में लालच और धोखे का बीज बो दिया। जैसे ही 2 लाख रुपए की गड्डियां दाऊद के हाथ में आईं, उसकी नीयत फिसल गई। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाला और अपने बॉस से जाकर झूठ बोल दिया कि किडनैपर्स ने तो बस इतनी ही रकम दी है। पर कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया में धोखा कभी छिपता नहीं है। पठान भाइयों को जब इस गद्दारी का पता चला तो दाऊद को भरी महफिल में बेरहमी से पीटा गया और जलील करके गैंग से निकाल दिया गया। बस यही अपमान उसकी ताकत बन गया। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की गैंग बनाएगा। और यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। डी कंपनी के बनते ही मुंबई की सड़कें सचमुच जंग का मैदान बन गईं। एक तरफ था करीम लाला का पुराना और मजबूत पठान गैंग और दूसरी तरफ थी दाऊद की नई और भूखी डी कंपनी। शहर में एक खूनी जंग छिड़ चुकी थी और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था खून के बदले खून का एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे मुंबई को दहला कर रख दिया। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर का कत्ल कर दिया। इसके जवाब में दाऊद ने पठान गैंग के एक बॉस अमीरजादे को भरी अदालत में गोलियों से भुनवा दिया। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और हर हत्या के बाद अगला बदला और भी क्रूर और भयानक होता गया। कहते हैं कि जब दाऊद ने अस्पताल में अपने भाई साबिर की लाश देखी तो उसके अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर गया। उसने वही कसम खाई कि वो पठान गैंग के एक एक आदमी को उनके घरों में घुसकर मारेगा। बस इस एक पल ने उसे गैंगस्टर से एक बेरहम हत्यारा बना दिया। इन सब कत्ल और गैंगवॉर के बीच एक और खेल चल रहा था। हत्या जैसे संगीन इल्जामों के बावजूद दाऊद को बार बार जमानत मिल रही थी और इसी दौरान उसने जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा सबक सीखा कि पैसे के दम पर पुलिस, वकील और यहां तक कि पूरे सिस्टम को भी खरीदा जा सकता है। तो मुंबई में अपना दबदबा कायम करने और सिस्टम को अपनी जेब में रखने के बाद दाऊद ने भारत छोड़ दिया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक और भी ज्यादा खतरनाक चैप्टर की शुरुआत थी। उसका आखिरी और सबसे भयानक रूप अब दुनिया के सामने आने वाला था। साल था 1985। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का अरेस्ट वारंट उस तक पहुंचता, दाऊद हमेशा के लिए भारत से भाग निकला। उसने दुबई को अपना नया अड्डा बनाया और वहीं से अपना सारा ऑपरेशन चलाने लगा। कई लोगों को लगा कि दाऊद के जाने से डी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने क्राइम सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। लंदन में रियल एस्टेट, दुबई में शिपिंग और फाइनेंस और कराची से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी। देखते ही देखते उसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारत में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद से संपर्क किया। आईएसआई ने उसे पाकिस्तान में पूरी सुरक्षा देने का वादा किया और बदले में उसके विशाल स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए मांगा और दाऊद इस शैतानी सौदे के लिए तैयार हो गया। इस सौदे का नतीजा था भारत के इतिहास का एक सबसे काला दिन। वो दिन जब सपनों का शहर मुंबई एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिर्फ 2 घंटों के अंदर एक दो नहीं पूरे 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर होटलों और बाजारों तक हर तरफ सिर्फ तबाही, आग और धुएं का मंजर था। इन धमाकों ने 250 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान ले ली और हजारों को जिंदगी भर के जख्म दे दिए। वो दाऊद जो कभी मुंबई की गलियों का एक गुंडा था, अब बन चुका था भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। आज ऐसा माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की कड़ी सुरक्षा में कराची में रहता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या वो सिर्फ एक भगोड़ा है जो डरकर छिपा हुआ है, या फिर वो किसी बहुत बड़े भू राजनीतिक खेल का एक अहम मोहरा है जिसे जानबूझकर आज भी बचाया जा रहा है।